हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। क्या सही है ना? ठीक है या नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कैसे हो? ठीक हो? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। तो देखिए भाई और बहनों, हमने पिछले कक्षा में आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताई हूँ और मैंने क्या बोली थी, अभी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होगा क्योंकि अब कुछ दिन ही बचा हुआ है, यानी कुछ मंथ, 2-3 मंथ ही बचा हुआ है। इसीलिए आप लोग तैयारी कीजिए। फरवरी में आपका एग्जाम है, ठीक है? तो क्या आप लोग का अच्छे से तैयारी हो रहा है? हो रहा है भाई और बहनों? बोलिए जल्दी जल्दी। क्यों थकना नहीं है, ठीक है? हमने क्या बताया, बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं, ठीक है? तो आप लोग क्यों रुकिएगा? आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है? तो मैं फिर से आती हूँ, यानी आपकी दीदी फिर से लेके आई है क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो आप लोग चलिएगा क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन डालिएगा और जो भी लिखाती हूँ ना वो पूछा जाएगा, ठीक है? पूछिएगा क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। तो चलिए अपना लोग लिखते हैं, क्वेश्चन दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। आप लोग को कितने क्वेश्चन लिखा चुकी हूँ उसके आगे नंबर डालिएगा, हम तो 1 से ही ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो देखिए, लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अपूर्ण अपूर्ण प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता के जीन रूप तथा दृश्य रूप को लिखे। तो किसे किसे पता है इसका आंसर बताइएगा, किसे किसे पता है? तो लिखिएगा, इधर लिखिएगा अपूर्ण प्रभाविता। क्या लिखेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। इधर लिखिएगा सप्रभाविता, ठीक है? अब इसे हम 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है? तो लिखिएगा एक साइड जीन प्रारूप और इधर लिखेंगे दृश्य प्रारूप। क्या लिखेंगे? दृश्य प्रारूप। तो आप लोग लिखिए दृश्य प्रारूप, और ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है? इधर भी हम लिखेंगे जीन प्रारूप और इधर होगा दृश्य प्रारूप, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए भाई बहनों, सबका आंसर क्या होगा? एक ही होगा। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है? 1:2:3। क्या आता है? सॉरी, 1:2:1, ठीक है? अब बताइएगा दृश्य प्रारूप में क्या आता है? बताइएगा भाई बहनों, क्या आता है? दृश्य प्रारूप में 1:2:1 आता है, ठीक है? अब हम आते हैं सप्रभाविता। सप्रभाविता में भी सेम ही होता है। सप्रभाविता में जीन प्रारूप भी सेम होता है और दृश्य प्रारूप भी सेम ही होता है। तो लिखिएगा 1:2:1। इधर भी लिखिएगा 1:2:1, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन आप लोग, जब हम अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता के बारे में पढ़ाई थी तो उसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, सबका आंसर यही आता है, ठीक है? और तो आप लोग को यहाँ तक पहले नोट कीजिए, ठीक है? तब फिर मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पर। लेकिन हम जो पढ़ाती हूँ ना उसको एक बार आप लोग कॉपी देख लीजिएगा, ठीक है?
घर जाके कॉपी आप लोग घर में देख लीजिएगा, नोट कॉपी एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं तो शॉर्ट बताती हूँ क्योंकि मैंने बोला जो क्वेश्चन में बोलेगा उतना ही लिखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए और फिर मैं आती हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नीचे इसको मिटाऊं, मैं ऊपर मिटाऊं, ऊपर में मिटा रही हूँ। आप लोग नोट कर चुके हैं भाई और बहनों? तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन लिखिएगा प्लाज्मिड क्या है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा प्लाज्मिड क्या है। इसके दो उपयोग को लिखे। मैंने क्या क्वेश्चन लिखी हूँ भाई और बहनों? प्लाज्मिड क्या है, इसके दो उपयोग को लिखे। क्या है, आप लोग को आता है? जल्दी जल्दी बताइएगा भाई और बहनों। तो लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा। यह क्या होता है? क्लोरीन क्लोरीन वाहक होता है। क्या होता है? क्लोरीन वाहक होता है। क्या लिखे भाई? तो क्लोरीन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। क्या लिखे क्वेश्चन? प्लाज्मिड क्या है, इसके दो उपयोग को लिखे। तो बताइएगा भाई और बहनों, आप लोग क्लोरीन के बारे में पढ़ चुके हैं या क्लोरीन वाहक है, ठीक है। क्या है? क्लोरीन वाहक है जो जीवाणु, क्या है भाई और बहनों? जो जीवाणु कोशिकाओं में प्रतिकृति होते हैं, ऐसे लिखना है, प्रतिकृति होते हैं या प्रतिकूल होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखे हैं? या क्लोरीन वाहक होते हैं जो जीवाणु कोशिका में प्रतिकृति बनाए रखते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा अब प्लाज्मिड के उदाहरण क्या होगा? प्लाज्मिड के उदाहरण आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो देखिए PbR 300 क्या होता है? 322, ठीक है। प्लाज्मिड का उदाहरण क्या होता है? PbR 322, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके उपयोग पर। तो इसका उपयोग लिखिएगा, उपयोग कैसीन के निर्माण में। आप लोग बताइएगा तो इसका उपयोग क्या है? कैसीन के निर्माण में। आप लोग बताइएगा, हाँ। तो देखिए आनुवांशिक, क्या लिखेंगे बताइए? आनुवांशिक, हाँ बोलिए। इंजीनियरिंग, क्या लिखेंगे? इंजीनियरिंग, ठीक है। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, इंजीनियरिंग के निर्माण में, ठीक है भाई और बहनों। बोलिएगा तो इंजीनियरिंग सही है। क्या लिखा हुआ आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए।
गलत है, गलत है भाई और बहनों, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ तो गलत है, तो हम देख लिए ऐसे होता है, ठीक है, सॉरी। सही है आप सही है भाई और बहनों, बताइएगा। बिल्कुल आप सही है, थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिएगा तब ना सही होगा। सही है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के निर्माण में, ठीक है। तो फिर मैं आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए पहले, ठीक है, तब फिर मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लाज्मिड क्या है, तो हमने लिख दिया प्लाज्मिड या क्लोनिन वाहक होते हैं जो जीवाणु कोशिका में प्रतिकूल होते हैं, ठीक है। कौन, कोशिका में जीवाणु, जिसमें जीवाणु पाया जाता है, कोशिका में प्रतिकृति या प्रतिकूल होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे प्लाज्मिड का उदाहरण जाने। कुछ भी चीज लिखना है तो पहले उसके बारे में उसका उदाहरण भी देना है। तो प्लाज्मिड का उदाहरण PBr 322, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग बोला है दो, तो हमने इसका दो उपयोग दे दिया, एक कैसिन के निर्माण में और एक दे दिया हूँ आनुवांशिक इंजीनियरिंग के निर्माण में। आनुवांशिक मतलब आप लोग को पता है ना। ओके तो देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्या आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हो, बोलिएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मैं नीचे लिखा देती हूँ, अट जाएगा। लिखिएगा उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे। तो आप लोग को पता है ना, ये उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखी हूं मैं क्वेश्चन, उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे, या ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, उत्तरी भारतीय राष्ट्रीय, ऐसे नहीं, देखिए ऐसे होता है, उत्तरी भारतीय स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे, ठीक है। स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे, ठीक है भाई और बहनों। क्या है, उत्तरी भारतीय स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे, 4 राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए कितने होते हैं, 4 राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, पहला लिखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग बताते जाइएगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, क्या है। हाँ, एक हुआ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अगला बताइए 3 क्या है। हाँ बोलिए, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो दूसरा लिखेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा बताइए आप लोग, तीसरा क्या होता है, जल्दी बताइए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिएगा, चौथा बताइए, बिल्कुल हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या आप लोग को दिख रहा है भाई और बहनों, दिख रहा है। तो हमने क्या लिखा, उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे, या उत्तरी भारतीय स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं पूछेगा, कौन कौन होता है, तो क्या बताइएगा। हमने इसके बारे में पूरा लिखा ही हूँ, तो हमने सिर्फ इसमें प्रकार पूछा है, तो प्रकार देखिए
क्या क्या होता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और एक कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आई? समझ में आई? तो मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई और बहनों, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है? क्योंकि बायो वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं, तो हम क्यों रुके? ठीक है, तो देखिए भाई और बहनों, आपका क्लास कल भी चलेगा और कल हम ड्राइंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? ड्राइंग के बारे में बताएंगे। ड्राइंग और कुछ मतलब ड्राइंग और बता देंगे एक और चीज, ड्राइंग के बारे में बता देंगे, यानी डायग्राम कैसे बनाया जाता है और कौन सा पूछता है, ये वीवीआई डायग्राम बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार रखिएगा, एक बार डायग्राम देख के आइएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं और कल भर क्लास चलेगा। ठीक है, कल मेरी क्लास चलेगी, परसों बंद रहेगी, यानी मंडे को बंद रहेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। तो फिर मैं अगला क्वेश्चन पे चलूं। तो अगला क्वेश्चन है, आप लोग लिखिएगा, इसे मैं मिटाऊं। पढ़ने में मन लग रहा है भाई और बहनों? मन लग रहा है पढ़ने में या दिवाली पे ध्यान है आप लोग का? बताइए कहाँ ध्यान है? लिखिएगा माइकोराइजा क्या है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, लिखिएगा। कितना तीसरा हुआ ना, चौथा लिखिएगा। माइकोराइजा क्या है? लिखिएगा माइकोराइजा क्या है? लिखिएगा माइकोराइजा क्या है? यह कवक, क्या लिखे? माइकोराइजा क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? तो लिखिएगा यह कवक तथा, लिखेंगे यह कवक तथा उच्च पादपों का संबंध होता है। क्या लिखे भाई और बहनों? यह कवक, कवक के बारे में आप लोग पढ़े हैं। यह कवक तथा उच्च पादपों का सहसंबंध होता है। ठीक है, सहसंबंध होता है। लिखिएगा यह, देखिए आप लोग देखिए कवक के बारे में पढ़े, तो कवक किस में आता है? अलैंगिक जनन में आता है। ठीक है, कवक एक क्या हुआ? पादप हुआ। ठीक है, तो आप लोग कवक के बारे में पढ़े हैं। लिखिएगा कवक, कवक पादपों का आंतरिक तथा बाह्य संबंध होता है। ठीक है, क्या लिखिएगा? कवक पादपों का आंतरिक तथा बाह्य रूप से संबंध होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं। यह कवक तथा उच्च पादपों का सहसंबंध है, मतलब उसके बीच मध्य सहसंबंध है। ठीक है, और उसके बाद लिखे हैं अपन कवक पादपों का आंतरिक तथा बाह्य संबंध है, तो ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, माइकोराइजा क्या है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। तो फिर मैं आऊंगी अगले क्वेश्चन पे, तो मैं नीचे मिटाऊं, तो आप लोग आगे लिखिएगा। यहाँ तक नोट कर चुके हैं आप लोग?
अगला क्वेश्चन पे आऊंगी। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पुनर्योगज क्या है? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है? इस प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग लिखिए। इस अगला क्वेश्चन हमने बताया, इस प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग लिखे। तो आप लोग इसे बना लीजिएगा, बन जाएगा आप लोग से। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है? इस प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग लिखे। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, आप लोग इसका आंसर बना लीजिएगा कि मैं बना दूं। वैसे भी आप बनाइएगा तो भी, और नहीं बनाइएगा तो भी हम बना देंगे इसे। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन बना लीजिएगा। जल्दी बोलिए कौन कौन बना लीजिएगा। कौन कौन बना लीजिएगा? 2 ही को बोले हैं हम बना लेंगे, और सब बताइए। तो देखिए हम ही बना देते हैं। लिखिएगा, यह तकनीक, लिखिएगा यह तकनीक जिसमें वाहक डीएनए को वांछित, लिखिए क्या लिखे हैं? यह तकनीक जिसमें वाहक डीएनए को वांछित डीएनए में बांटा जाता है। क्या लिखे हैं? यह तकनीक जिसमें वाहक डीएनए को वांछित डीएनए में जोड़ा जाता है, यानी बांटा जाता है। ठीक है, डीएनए को वांछित डीएनए में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या लिखे? यह तकनीक जिसमें वाहक डीएनए को वांछित डीएनए में क्या होगा? बांटा जाएगा, नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। ठीक है, अर्थात इस तकनीक में, ठीक है, अर्थात लिखिएगा, अर्थात इस तकनीक के द्वारा, यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके हैं। तो हमने क्या लिखा? अर्थात इस तकनीक के द्वारा किसका निर्माण होता है? पुनर्योगज का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने क्या बताया, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है? इस प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग लिखे। तो हमने क्या लिखा? अब इसे पुनर्योगज डीएनए के बारे में लिखा। तो हमने क्या लिखा? यह तकनीक जिसमें वाहक डीएनए को वांछित डीएनए में जोड़ा जाता है, अर्थात इस तकनीक के द्वारा पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है, यानी उपयोग होता है या निर्माण होता है।
अब इसका उपयोग लिखेंगे। पुनर्योगज का निर्माण होता है तो आप लोग क्या लिखिएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। तो लिखिएगा तो इसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। तो क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अब हम आएंगे इसके उपयोग लिखेंगे। तो आप लोग ऊपर में मिटाऊं, तो अब आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग डालिएगा। इसका उपयोग क्या होता है जरा आप लोग बताइए। तो आप लोग लिख चुके हैं ना इसका उपयोग, आप लोग लिख चुके हैं ना इसका उपयोग, तो डालिएगा उपयोग। ठीक है, क्या लिखा मैंने, उपयोग लिखिएगा। आप लोग ने नहीं बताया, इस हमें बहुत बुरा लगा। ठीक है, इस हमने पहले आप लोग को बता दी हूँ, फिर भी आप लोग नहीं बता रहे हैं, तो बुरा तो लगेगा ही ना। अगर आपको पूछते उपयोग तो आप लोग क्या लिखते अभी। तो देखिए, इस तकनीक का उपयोग, किस तकनीक का उपयोग, किस तकनीक का, पुनर्योगज डीएनए का। तो इस तकनीक का उपयोग इंसुलिन निर्माण में किया जाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा, इस तकनीक का उपयोग इंसुलिन में किया जाता है। तो आप लोग को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इंसुलिन के बारे में पता होगा। तो बताइए आप लोग को किसको किसको पता है, सब बता रहे हैं यस यस। तो देखिए, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आई, इंसुलिन का उपयोग किया, निर्माण किया जाता है। निर्माण बोलो या उपयोग बोलो, ठीक है, हमने उपयोग लिखा। इस तकनीक का उपयोग इंसुलिन निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में, इंसुलिन। किसका उपयोग, पुनर्योगज डीएनए का उपयोग। ठीक है, तो अब फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आऊं। तो अब अगला क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसे मैं मिटाऊं। तो अब मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई और बहनों, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, लिंग निर्धारण में 4 प्रक्रिया होती है। तो ये बीच का हो गया। आप लोग के लिए हमने क्वेश्चन बनाई हूँ, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, कितना क्वेश्चन होगा, चौथा या पांचवा, पांचवा क्वेश्चन है। लिखिएगा, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। देखिए भाई और बहनों, ये क्वेश्चन आपको उलट पुलट के कई तरह से पूछेगा। क्या लिखे, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। और आपको ऐसे भी पूछ देगा, मानव में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। तो भी क्या लिखना है, यही आंसर लिखना है, जो अभी मैं लिखाऊंगी वही आंसर लिखना है। क्या है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें, या मानव लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और क्या तात्पर्य है, सब एक ही होता है। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग को दिमाग में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, बताइए तो आप लोग के दिमाग में। और इससे रिलेटिव क्या क्वेश्चन है बताइए जल्दी जल्दी। हमने तो 2 बता दी हूँ। हाँ सही है, मानव लिंग निर्धारण कब और कैसे होता है, ये भी पूछ सकता है। हाँ, ये भी पूछ सकता है। तो क्या आंसर लिखना है, यही आंसर लिखना है। तो 3 हो गया है। ठीक है, हाँ, तो देखिए, तो आप लोग, अब हम आए इस क्वेश्चन पे। तो आप लोग ने बताया, 2 बच्चा ही सिर्फ बताया किस ढंग से क्वेश्चन पूछा है, और सब कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है।
तो मैं अब आती हूँ इस क्वेश्चन पे और इसका आंसर पे। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करे। तो लिखिएगा आप लोग इस प्रक्रिया में, ठीक है, क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया में के द्वारा, क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया के द्वारा नर तथा मादा, क्या लिखे हैं बताइए आप लोग जल्दी, क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं बताइए आप लोग। इस प्रक्रिया के द्वारा जीवों में नर तथा मादा दोनों क्या होता है? एक साथ मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आप लोग बताइए। हाँ सही है। तो देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रक्रिया के द्वारा जीवों में, क्या लिखे हैं? इस प्रक्रिया के द्वारा जीवों में नर तथा मादा दोनों का क्या होता है? दोनों का निर्धारण होता है। ठीक है, क्या लिखे हैं? दोनों का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लिखिएगा, तो इसे लिंग निर्धारण कहते हैं। अब मैं बताती हूँ आप लोग को कैसे लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, तो आप लोग एक साइड दीजिएगा, आप लोग नर, क्या देंगे? नर, और इधर देंगे मादा। तो जरा आप लोग बताइएगा, नर में क्या होता है? नर को हम किससे सूचित करते हैं? एक्स वाई से। और मादा में क्या होता है? एक्स एक्स। हमने क्या बताया था? कुछ भी होता है तो किस पे दोष आता है? मादा पे। किस पे दोष आता है? देखो मादा लिखे हैं, मादा पर ही आता है। लेकिन अलग किस में है? नर में है। दोष किस पे आता है? मादा पे। मादा में तो भाई सेम ही है। ठीक है, अब देखिए इसका लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे पुत्र होता है और कैसे पुत्री होता है। जब ये x को इस x से मिलाएंगे तो क्या होगा? x और x। और ये y को x से मिलाएंगे तो क्या होगा? x और y। समझ में आया? फिर ये x को इस x से मिलाएंगे तो क्या होगा? x x होगा। और ये y को इस x से मिलाएंगे तो क्या होगा? बताइएगा क्या होगा? x और y। तो हमने बताया जो सेम रहेगा वो क्या होगा? पुत्री। क्या होगा? पुत्री। ठीक है, ये क्या हुआ? एक्स वाई क्या हुआ? पुत्र। यहाँ क्या होगा? पुत्र। और ये फिर क्या हुआ? एक्स एक्स पुत्री। क्या हुआ? पुत्री। और एक्स वाई क्या हुआ? पुत्र हुआ। तो यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या बताया? एक्स एक्स क्या हुआ? पुत्री हुआ। एक्स और वाई क्या हुआ? पुत्र हुआ। फिर एक्स एक्स यहाँ मिल गया तो क्या हुआ? पुत्री हुआ। और फिर एक्स वाई हुआ तो क्या हुआ? पुत्र हुआ। हमने बताया नर में होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। लेकिन गर्भवती जब माँ रहती है, अगर उसमें कुछ गलती हो जाता है, वो माँ नहीं बन पाती है, अगर उसमें कुछ गलती हो तो किसका दोष पड़ता है? मादा का दोष पड़ता है। लेकिन अलग किसमें है? नर में है। ठीक है, और दोष पड़ता है मादा में। मादा में तो भाई सेम है, एक्स मिलेगा तब तो जाता है सारा दोष मादा पे। ठीक है, समाज का कहना है कि अगर गलती है तो मादा में ही है, नर में कुछ नहीं गलती है। लेकिन यहाँ गलती किसका है? नर का है। अलग किसमें है? नर में है।
ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आई। अब हम जानेंगे इसका लिंग निर्धारण में 4 प्रक्रिया होती है और हम वो बताएंगे किसमें कौन ज्यादा। तो मैं इसे मिटाऊं, आप लोग नोट कर चुके हैं। तो देखिए इसे मैं मिटाऊं, पूरा मिटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ छोड़ देती हूँ। तो आप नर और मादा देके इसे नोट कर लीजिए, ये पूछा जाएगा और अब आपको लिंग निर्धारण देके लिखना है। तो लिखिएगा, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा लिंग निर्धारण में 4 प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सा होती है मैं बता रही हूँ। लिंग निर्धारण में कितनी प्रक्रिया होती है? 4 प्रक्रिया होती है। लिखिएगा, अभी हमने बताया एक्स वाई किसके लिए होता है? मनुष्य। पूछिएगा कोई मनुष्य में क्या कौन सा लिंग होता है? गुणसूत्र। तो बोलिएगा एक्स और एक्स वाई। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। अगला लिखिएगा, देखिए और मनुष्य में और किस में होता है? बताइएगा किस में होता है? हाँ, मनुष्य या ड्रायोसोफिला, ये भी मनुष्य के जैसा होता है, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई किस में आता है? मनुष्य तथा ड्रायोसोफिला। यह मतलब हो जाता है या मनुष्य तथा ड्रायोसोफिला, ठीक है। अगला लिखिएगा, आप लोग बोलिए अगला। हाँ ठीक है, एक्स और एक्स ओ किसके लिए होता है? कीट के लिए। किसके लिए? कीट के लिए। आप जो ये कीट मकोड़ा देखते हो ना, उसके लिए होता है क्या? कोई पूछेगा कीट में कौन सा होता है मुझे, तो क्या लिंग निर्धारण, तो क्या बोलिएगा? एक्स और एक्स ओ। अगला लिखिएगा आप लोग, जेड तथा जेड ओ किसके लिए होता है? मछली के लिए। किसके लिए होता है? मछली में कौन सा लिंग निर्धारण होता है? तो जेड और जेड ओ, ठीक है। अगला लिखिएगा, देखिए मछली है, मछली में होता है डब्लू, ठीक है। मछली के लिए होता है जेड और जेड डब्लू। अब हम बताऊंगी जेड और जेड ओ किसके लिए होता है? तो ये होता है तितलियों के लिए। तितलियों के लिए होता है, ठीक है। कौन सा होता है? अब देखिए एक्स वाई किसके लिए होता है? मनुष्य तथा ड्रायोसोफिला के लिए होता है। और एक्स और एक्स वो किसके लिए होता है? कीट के लिए होता है। जेड और जेड डब्ल्यू किसके लिए होता है? मछली के लिए होता है। जेड और जेड ओ किसके लिए होता है? तितलियों के लिए होता है। तो आप लोग को पूछा जाएगा इस सब में से लिंग निर्धारण किसमें कौन सा होता है, कौन सा लिंग निर्धारण होता है, तो क्या आप लोग बता दीजिएगा? बता दीजिएगा ना, आप लोग को ये पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं। अब मैं देखती हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला शॉर्ट है, इसे मिटाऊं मैं नीचे। अगला लिखिएगा, विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम लिखे। तो आप लोग को पता ही होगा, विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम लिखे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम लिखे। तो लिखिएगा आप लोग, कितने प्रकार होते हैं? 3, ठीक है। तो लिखिएगा mRNA, मैसेंजर आरएनए, tRNA,
टर्नर आरएनए। उसके बाद आप लिखिएगा स्मॉल, यानी यहाँ होगा कैपिटल, यहाँ कैपिटल आरएनए होता है, यहाँ लिखेंगे स्मॉल आरएनए, आरएनए। तो कितने प्रकार के हुआ? 3 प्रकार के हुआ। कौन कौन? mRNA, tRNA और RNA। तो आप लोग को पता है ना ये सब तो आपके लिए इजी ही होगा। ये पूछेगा तो आप लोग बता ही दीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा ना। 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं? अच्छे से नोट कर चुके हैं भाई और बहनों? बताइए जल्दी, कर चुके हैं ना? ठीक है, तो देखिए भाई और बहनों, आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं। तो मैं आज का क्लास यहीं तक रहने देती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जानती हूँ, ठीक है। उसके बाद भी आए, हमने क्या बताया? कल क्या है? कल कौन सा दिन है? कल संडे है भाई, कल कुछ नहीं है। और हम जानते हैं आप लोग को साफ सफाई भी करना है। हाँ तो कर लीजिएगा, वो तो दिन भर तो कर लीजिएगा। हम तो 6 बजे आते हैं ना, तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आप लोग 6 बजे मेरा क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। रात में तो नहीं करते होंगे काम, तो रात में आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते होंगे और शेयर भी करते होंगे, ठीक है। तो मैं आज का क्लास यहीं तक रहने देती हूँ। और दिवाली भी मनाना है और पढ़ना भी है। तो कल क्लास खुला रहेगा संडे को। मंडे को है दीपावली, तो मंडे को बंद रहेगा, ठीक है। तो मैं चलती हूँ। और अब बताइएगा, धनतेरस में आप लोग ले क्या रहे हैं? क्या ले रहे हो? मैं हम तो कुछ नहीं ले रहे हूँ, मेरे पास क्या रुपया है? आप लोग बताइए क्या ले रहे हो? बताइए बताइए, हम तो कुछ नहीं ले रहे, हमने तो पहले वही बता दी। आप लोग बताइए। ठीक है, लीजिए लीजिए, बहुत अच्छी चीज लीजिए और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो देखते होंगे और शेयर भी करते होंगे। तो मैं चलती हूँ।